दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी स्वतंत्र वीर सावरकर को, जिसकी आप लोग काफी डिमांड कर रहे थे। अब आप चलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत ईयर 1897 से होती है, जिस दौरान हमारे देश में प्लेग जैसी महामारी फैली हुई थी। इसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी होती है। यहाँ पर हमें विनायक सावरकर यानी कि वीर सावरकर को दिखाया जाता है। इनके परिवार की बात करें तो सावरकर के बड़े भाई का नाम गणेश सावरकर और छोटे भाई का नाम नारायण सावरकर होता है। इन तीनों के पिता का नाम दामोदर सावरकर था। अब इस प्लेग की स्थिति में अंग्रेज भारतीयों पर लगातार अत्याचार करते थे और इस प्लेग को फैलने से रोकने के लिए ब्रिटिशर्स प्लेग के रोगियों को जिंदा जला देते थे और यही सब कुछ देखकर सावरकर बड़े हुए थे। एक दिन वीर सावरकर के पिता दामोदर को भी प्लेग की एक घातक बीमारी लग जाती है, जिस कारण उनकी इससे मौत हो जाती है। अब बढ़ते अंग्रेजों के अत्याचार और जुल्म सितम देखकर वीर सावरकर फैसला करते हैं कि मैं इन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ूंगा और इन्हें यहाँ से भगा कर रहूंगा। उनका सपना था अखंड भारत बनाने का, स्वराज्य स्थापित करने का। इस उम्र में ही वीर सावरकर एक ग्रुप बनाकर उसमें कई सारे लड़कों को जोड़ते जा रहे थे, ताकि वो समय आने पर अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो सके। इन सभी लोगों को अलग अलग हथियारों के बारे में भी बताते थे। अब कुछ समय बाद जब वो जवान हो जाते हैं तो उनकी शादी यमुनाबाई से होती है। इस दौरान सावरकर ने अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली थी, इसलिए वो लंदन जाकर कानून की पढ़ाई करना चाहते थे, ताकि ब्रिटेन के कानून के बारे में सीख कर वो अंग्रेजों के खिलाफ अपनी योजना को शुरू कर सके। वहाँ जाने से पहले सावरकर के बड़े भाई उन्हें बाल गंगाधर तिलक से मिलवाने ले जाते हैं। उस समय बाल गंगाधर तिलक भी एक क्रांतिकारी के रूप में हमारे देश के लिए अंग्रेजों से लड़ रहे थे और गणेश और वीर सावरकर यहाँ तिलक के ग्रुप में जुड़ने के लिए आए थे। तिलक भी जब वीर सावरकर की सोच और जज्बात को देखते हैं तो वो उनसे काफी खुश होते हैं। वो कहते हैं कि तुम लंदन जाकर मेरे एक दोस्त से मिलना, वहाँ तुम्हारे जैसे कई भारतीय लड़के लंदन में पढ़ाई के लिए गए हुए हैं। मेरा दोस्त ऐसे स्वराज के इच्छुक लोगों को अपने साथ जोड़ता है, तुम भी उसके साथ मिलकर काम करना। आप तिलक दोनों भाइयों को अपने साथ ग्रुप का हिस्सा बना लेते हैं, जिसका नाम अभिनव भारत था। अगले सीन में हम वीर सावरकर को लंदन में देखते हैं, जहाँ वो सबसे पहले पहुंचकर तिलक के उस दोस्त से मिलते हैं जो कि उन्हें अपने कई साथियों से मिलवाता है, जो कि सभी स्वतंत्रता सेनानी थे। यहाँ वीर सावरकर हॉस्टल में रहते थे, जहाँ वो हॉस्टल में रहने वाले भारतीय लड़कों को बताने में लग जाते हैं कि अगर वो एक हो जाए तो अंग्रेज हमारा देश छोड़कर भाग जाएंगे। अब इसमें कुछ शामिल होते हैं और कुछ मना करते हैं। वीर सावरकर की सोच और उनका अंग्रेजी सरकार के खिलाफ रवैया युवाओं में काफी तेजी से पॉपुलर हो रहा था, जिस बारे में जल्दी ब्रिटेन सरकार को पता चल जाता है। इसलिए वो वीर सावरकर को हॉस्टल से निकाल देते हैं और साथ ही उन पर पूरे 10 रुपए का फाइन लगाते हैं। दोस्तों ये तो आप जानते ही होंगे कि उस समय के 10 रुपए की कीमत कम से कम आज के 10 या 8 हजार रुपए के बराबर है। इतना सब कुछ होने के बाद भी सावरकर पीछे नहीं हटते। हॉस्टल से बाहर आने के बाद भी वो अपनी पढ़ाई के साथ अंग्रेजों के खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रखते हैं। वो सभी को समझाते हैं कि स्वराज्य का मतलब क्या होता है। अब उनकी जोश से भरी बातें जहाँ भी पहुँच रही थी, वो भारतीयों के लिए आग लगाने का काम कर रही थी। बहुत जल्दी वीर सावरकर का अच्छा खासा नाम हो जाता है। अब लंदन में उस समय महात्मा गांधी भी मौजूद थे। उन्हें जब वीर सावरकर के बारे में पता चलता है तो वो सावरकर से मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन इन दोनों की सोच और आइडियोलॉजी में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ गांधी जी अहिंसा के जरिए आजादी की लड़ाई लड़ने की बात करते थे, तो दूसरी तरफ सावरकर का कहना था कि मैं एक ऐसी सेना बनाना चाहता हूँ जो समय आने पर अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी हो सके और उन्हें चुन चुनकर मार सके। यहाँ गांधी जी कहते हैं कि अगर हम अंग्रेजों की बात मानकर उनका साथ दें तो वो खुशी खुशी यहाँ से चले जाएंगे। हिंसा से खून बहेगा, लोगों की जान जाएगी। इस पर वीर सावरकर का कहना था कि अंग्रेज अगर खुद ही हमें आजाद करके जाने वाले होते तो कब का जा चुके होते, मगर उन्हें ये बताना पड़ेगा कि आजादी हमें भीख में नहीं चाहिए, बल्कि ये तो हमारा हक है। रही बात अहिंसा से लड़ने की, तो आजादी की कीमत तो हमें चुकानी ही होगी। ये ब्रिटिश सरकार को बताना होगा कि हम भी अपने पैरों पर खड़े होकर उनके खिलाफ लड़ सकते हैं। जब तक उन्हें खदेड़ा नहीं जाएगा तब तक वो हमारे देश को छोड़कर नहीं जाएंगे। अब आखिर में गांधी जी जाते हुए सावरकर से कहते हैं कि तुम मुझे पसंद आए, लेकिन तुम्हारी सोच मुझसे काफी अलग है। इतना कहकर वो चले जाते हैं। अब कुछ दिनों बाद सावरकर अपने साथियों के साथ मिलकर अंग्रेजी सरकार को एक बड़ा झटका देने का प्लान करते हैं। वो प्लान बनाते हैं कि वो ब्रिटेन सरकार के बड़े ऑफिसर विलियम की जान लेंगे। इस काम को करने का जिम्मा सावरकर का क्रांतिकारी दोस्त मदन लाल ढींगरा अपने कंधों पर लेता है, जो मौका देखकर एक दिन विलियम को गोली से छल्ली करके उसे मार डालता है और इस हत्या के जुर्म में मदन लाल ढींगरा को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें मौत की सजा दी जाती है। ये बात जब सावरकर को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि मदन लाल ढींगरा की उम्र सिर्फ 26 साल थी और वो लंदन में रहकर वीर सावरकर की तरह ही लॉ की पढ़ाई कर रहे थे। यहाँ उन्होंने खुद को देश के लिए कुर्बान कर दिया था। हालांकि मदन लाल ढींगरा को फांसी देने के बाद भी ब्रिटिश सरकार को चैन नहीं मिला था, इसलिए वो एक इंक्वायरी बैठाते हैं और उन्हें पता चलता है कि लंदन में कुछ क्रांतिकारी ग्रुप बन रहे हैं और इन सब में सबसे ज्यादा एक्टिव सावरकर थे। तो ब्रिटिश सरकार उन्हें अरेस्ट करने का प्लान बनाती है। वीर सावरकर के साथी उनसे कहते हैं कि आपका अब लंदन में रुकना खतरे से खाली नहीं है, आप एक काम करो, फ्रांस चले जाओ, ब्रिटिशर्स वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। इस पर सावरकर कहते हैं कि मैं अगर लंदन में नहीं रहा तो मैं जो करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाऊंगा, मैं लंदन में रहकर ही कुछ कर सकता हूँ। फिर वो सोचते हैं कि मैं खुद जाकर ब्रिटिश सरकार को सरेंडर कर देता हूँ, इससे मुझे ज्यादा सजा नहीं
नहीं होगी और सिर्फ 2-3 सालों में ही बाहर आकर वे अपने क्रांतिकारी कामों को जारी रखेंगे। इसलिए वो सरेंडर कर देते हैं, पर जैसा उन्होंने सोचा था वैसा नहीं होता। ब्रिटिशर्स को पता चलता है कि भारत में भी सावरकर कई बार जेल जा चुके हैं और वो क्रांतिकारियों में शामिल है, इसलिए उन्हें लंदन से वापस भारत डिपोर्ट कर दिया जाता है, जिस फैसले से सावरकर बिल्कुल भी खुश नहीं होते। उन्हें पानी के जहाज के जरिए भारत ले जाया जा रहा था और सावरकर लंदन छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, इसलिए वो शिप के नीचे से पानी में कूद जाते हैं, मगर उन्हें अंग्रेज सिपाही पकड़ लेते हैं और उन्हें जबरदस्ती भारत लाया जाता है। यहाँ कोर्ट ट्रायल चलने के बाद सावरकर को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और उन्हें पोर्ट ब्लेयर की जेल में डाल दिया जाता है, जिसे लोग काला पानी की सजा के नाम से आज भी जानते हैं। ये सजा उन क्रांतिकारियों को होती थी जिनसे ब्रिटिश सरकार सच में डरती थी या उन्होंने ब्रिटिश सरकार को कोई बड़ी चोट पहुंचाई हो। यह वीर सावरकर को एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया जाता है जहाँ रोशनी का एक कतरा भी नहीं आता था। साथ ही उन पर कई यातनाएं भी की जाती हैं। कई दिनों तक उन्हें खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता और जब भी दिया जाता तो सिर्फ एक टाइम का, वो भी कीड़े। इस तरह से महीनों तक उन्हें टॉर्चर किया जाता है। फिर कुछ महीनों बाद उन्हें काल कोठरी से बाहर की सेल में बाकी कैदियों के साथ बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर सावरकर को उनके बड़े भाई भी मिलते हैं और उन्हें भी देश भर में क्रांतिकारी आंदोलन चलाने और अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने के जुर्म में यहाँ पर बंद किया गया था। बीतते समय के साथ सावरकर को भी कई बार काल कोठरी में डाला और निकाला जाता है। इस बीच सावरकर अंग्रेज सरकार से विनती करके अपने लिए पेपर और पेन मंगवा लेते हैं। अब वो अपना संदेश बाहर क्रांतिकारियों तक पहुँचाने और उन्हें अपने बारे में बताने के लिए किताब लिखना शुरू करते हैं। और वीर सावरकर की लिखी हुई ये किताबें जब बाहर पहुँचती है तब जाकर लोगों को पता चलता है कि एक क्रांतिकारी जो देश के लिए काले पानी की सजा काट रहा है और साथ ही वहाँ कई और क्रांतिकारी लोग भी मौजूद हैं। अब वीर सावरकर युवाओं में काफी प्रसिद्ध हो गए थे। वो बढ़ चढ़ कर देश के प्रति आंदोलन में शामिल हो रहे थे और सावरकर को जो उम्र कैद की सजा हुई थी वो पूरे 15 साल की थी। तब पूरा देश वीर सावरकर को आजाद कराने के लिए आंदोलन और रैलियां करने लगता है। एक तरह से उन्होंने ब्रिटिश सरकार की नाक में दम कर दिया था, जिस कारण ब्रिटिश सरकार को समय से पहले ही सावरकर और उनके बड़े भाई को छोड़ना पड़ता है। लेकिन उनकी 2 शर्तें थी। पहली ये कि सावरकर अपने गाँव या शहर को छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाएंगे और दूसरी शर्त थी कि अब सावरकर ना तो किसी ग्रुप में शामिल हो सकते हैं और ना ही कोई अपना ग्रुप बना सकते हैं। दरअसल अंग्रेज जानते थे कि अगर उन्होंने सावरकर को जरा भी छोड़ दे दी तो वो पूरे देश को अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध खड़ा कर देंगे और अगर सावरकर इस शर्त को तोड़ते हैं तो उन्हें फिर से काले पानी की सजा दे दी जाएगी। तो बस फिर क्या था, सावरकर बाहर इन शर्तों का पालन करते हैं। वो सबसे पहले अपनी सारी किताबों को पूरा करते हैं। फिर एक दिन सावरकर से मिलने खुद भगत सिंह आते हैं, जो उनसे कहते हैं कि मैंने आपकी कई किताबें पढ़ी हैं। उन्हें पढ़कर एक अलग सा जोश जाग जाता है। हम युवाओं के लिए आप प्रेरणा के समान हो। इस पर सावरकर भगत सिंह से कहते हैं कि ऐसी बड़ी बड़ी बातें ही करते हो या सच में कुछ किया है। तो भगत सिंह जवाब देते हैं कि हाल ही में जो अंग्रेजी सुपरिटेंडेंट की मौत हुई है उसे मैंने ही मारा था, बिल्कुल आपके दोस्त मदन लाल ढींगरा की तरह। अपने दोस्त का नाम सुनकर सावरकर भगत सिंह को गले से लगा लेते हैं और उनकी आंखें भर आई थी। वो कहते हैं कि तुम देश के सच्चे क्रांतिकारी हो। मैंने चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और राजगुरु के बारे में भी सुना है। इतिहास में तुम सबको लोग पूजेंगे। फिलहाल समय बीतता है और एक दिन सावरकर को पता चलता है कि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया है। ये खबर सुनकर वीर सावरकर काफी ज्यादा दुखी होते हैं। फिर कुछ और साल बीत जाते हैं और इस दौरान सावरकर ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं किया था, इसलिए ब्रिटिश सरकार उन पर लगे दोनों बैन हटा देती है और सावरकर को कब से इसी दिन का इंतजार था। अब जैसे उन्हें छूट मिलती है कि वो कहीं भी जा सकते थे तो वो तुरंत कुछ लोगों को इकट्ठा करते हैं ताकि वो अपनी एक सेना खड़ी कर सके। इस पॉइंट पर जन्म होता है वीर सावरकर की पार्टी हिंदू महासभा का, जिसमें सारे वही लोग होते हैं जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े थे। इंडिया में हिंदू महासभा के अलावा 2 और पार्टी थी। पहली महात्मा गांधी और नेहरू की कांग्रेस और दूसरी जिन्ना की मुस्लिम लीग। इसी बीच दुनिया भर में वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ जाती है और ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि इंडियंस हमारी तरफ से लड़े, बदले में उन्हें ट्रेनिंग और हथियार वगैरह मुहैया कराए जाएंगे। यहाँ पर वीर सावरकर को समझ आता है कि इसलिए इन दिनों में ब्रिटिशर्स ने उन पर बैन क्यों हटाया और उनका रवैया इतना नरम क्यों हो गया। तब वीर सावरकर अपने लोगों से कहते हैं कि हम अंग्रेजों से ट्रेनिंग और हथियार तो लेंगे, लेकिन उनकी तरफ से लड़ने के लिए नहीं बल्कि उनके खिलाफ लड़ने के लिए, क्योंकि अगर ट्रेंड लोग उनसे लड़ेंगे तो उन्हें पीछे हटना ही पड़ेगा। हालांकि वीर सावरकर के इस विचार से ना तो गांधी खुश थे और न ही जिन्ना। उनके मुताबिक इंडिया के लोगों को अंग्रेजों का साथ देना चाहिए। अब लोग अंग्रेजी सरकार का साथ दें, इसलिए वो तीनों ही पार्टी के लीडर्स को मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। वहाँ पर यह तय होता है कि अगर इंडियंस हमारा इस लड़ाई में साथ देंगे तो हम इस देश को छोड़कर लौट जाएंगे। महात्मा गांधी, नेहरू और जिन्ना को अंग्रेजों की ये बात काफी अच्छी लगती है। हालांकि जिन्ना की ये शर्त थी कि अगर हम मुस्लिमों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान दे दिया जाए तो हम आपका साथ जरूर देंगे। फिर अंग्रेजों के जाने के बाद सावरकर दोनों ही पार्टी को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गांधी, नेहरू और जिन्ना ने अपना फैसला कर लिया था। उनका कहना था कि अंग्रेजों को धोखा दे दिया तो कई लोग मारे जाएंगे और अगर हमने उनका साथ दिया तो वो खुद ही यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन वीर सावरकर जानते थे कि अंग्रेज झूठा वादा कर रहे हैं। फिर वो फैसला करते कि मैं लोगों को अभी ट्रेनिंग के लिए जाने दूंगा और जब उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तब मैं सेना बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी करूंगा। अब वीर सावरकर ये सोचने वाले अकेले नहीं थे, बल्कि सुभाष चंद्र बोस, बी आर अम्बेडकर और सरदार पटेल उनके साथ थे। वो कहते भी हैं कि गांधी और नेहरू
नेहरू जो कर रहे हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर बॉस सावरकर से मिलने आते हैं, जिनसे सावरकर कहते हैं कि मुझे पता है कि आप आजाद हिंद फौज बना रहे हैं, मैं आपके काम से बहुत खुश हूँ, आप यही करिए और मैं उन लोगों को इकट्ठा करता हूँ जो ट्रेनिंग लेने गए हैं। देश को इस बार आजादी मिलकर रहेगी। अब वीर सावरकर काफी कोशिश करते हैं, लेकिन उस समय गांधी जी के लोग काफी सुनते थे। उनकी बात मानकर वो सभी युद्ध में शामिल हो जाते हैं। साथ ही सावरकर का प्लान तब और फेल हो जाता है जब उन्हें पता चलता है कि एक प्लेन क्रैश के दौरान सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई। इस खबर के आते ही आजाद हिंद फौज पूरी तरह से भड़क पड़ती है और साथ ही जो लोग ब्रिटिशर से ट्रेनिंग कर चुके थे वो भी उनके साथ खड़े हो जाते हैं। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ये बात अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि वो ट्रेंड इंडियन सोल्जर्स के सामने नहीं टिक पाएंगे और अब इन्हें काबू में रखना मुश्किल होगा, इसलिए वो देश को आजाद करके जाने का फैसला करते हैं। पर उन्होंने जाते हुए जिन्ना की शर्त मानकर इंडिया का बंटवारा कर दिया था। उस देश का नाम था पाकिस्तान। गांधी जी भी इस चीज की मंजूरी दे देते हैं और अंग्रेजों ने ऐसा इसलिए किया था ताकि इंडिया हमेशा आपस में लड़ता रहे। फिलहाल पाकिस्तान के बनते ही देश को आजादी मिल जाती है और अंग्रेज भारत छोड़कर जा चुके थे। उनके जाने के बाद पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा होने से दंगे छिड़ जाते हैं, जिसकी शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से हुई थी। इसलिए इंडियन लीडर्स फैसला करते हैं कि जो 52 करोड़ की फंडिंग पाकिस्तान को दी जानी थी उसे रोक लिया जाए, क्योंकि उनकी वजह से देश भर में कई लोगों की जान चली गई। दोस्तों, उस समय 52 करोड़ बहुत ही बड़ी रकम थी और देश के आजाद होने पर देश को कांग्रेस पार्टी संभाल रही थी और गांधी जी के कहने पर नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। फिर गांधी जी को जब पाकिस्तान की फंडिंग रुकने के बारे में पता चलता है तो वो पाकिस्तान के सपोर्ट में अनशन पर बैठ जाते हैं। उनकी इस जिद को मानकर इंडियन लीडर्स को झुकना पड़ता है और पाकिस्तान को फंडिंग देनी पड़ती है। यहाँ सब कुछ गांधी जी की वजह से हुआ था। ये बात जब सावरकर और हिंदू महासभा तक पहुँचती है तो उन सभी की आंखों में गांधी जी के खिलाफ आक्रोश था, खासकर हिंदू महासभा के एक मेंबर नथुराम गोडसे के अंदर। वो पाकिस्तान से इसका बदला लेने के लिए पहले जिन्ना को मारने का प्लान बनाते हैं, मगर तब तक जिन्ना उस पर पाकिस्तान जा चुका था, जिस कारण वो बच जाता है। अब गोडसे का अगला टारगेट थे गांधी जी, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ था उसमें उनका हाथ था, जिस कारण एक रैली के दौरान गोडसे गांधी जी को गोलियों से छल्ली कर देता है और यहाँ गांधी जी की तुरंत मृत्यु हो जाती है। अब गांधी जी के सपोर्टर्स गोडसे की इस हरकत के लिए गोडसे के परिवार और रिश्तेदारों को मारना शुरू कर देते हैं। हालांकि गांधी जी की हत्या में वीर सावरकर का कोई हाथ नहीं था, फिर भी उनकी पॉपुलैरिटी के चलते उन्हें गुनहगार ठहराया जाता है। उन पर इल्जाम लगाया जाता है कि उन्होंने गोडसे को गांधी जी को मारने के लिए भेजा था। गोडसे ब्राह्मण था तो देश भर में गांधी जी के सपोर्टर्स ब्राह्मण को चुन चुनकर मारने लग जाते हैं। उन्होंने यहाँ तक कि सावरकर के छोटे भाई को भी नहीं छोड़ा था। फिर कुछ दिनों बाद सावरकर के बड़े भाई की भी मृत्यु हो जाती है और अब सावरकर पूरी तरह से अकेले पड़ चुके। देश पर कांग्रेस पार्टी और नेहरू का राज था, तो वो नहीं चाहते थे कि अगले इलेक्शन में हिंदू महासभा जीते, क्योंकि वीर सावरकर की ये पार्टी हर तरह से लोगों के बीच प्रसिद्ध थी। इसलिए नेहरू ने हिंदू महासभा पार्टी को पूरी तरह से खत्म कर दिया और गांधी जी की हत्या का षड्यंत्र करने के जुर्म में वीर सावरकर को भी इस बुढ़ापे में जेल के अंदर डाल दिया जाता है। यहाँ पर कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। वीर सावरकर की ज्यादातर जिंदगी जेल में ही बीती थी। बाकी इस मूवी में जैसा दिखाया गया है मैंने घटनाओं को उसी तरह से आपको बताया है और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना और अगला एक्सप्लेनेशन आप कौन सी मूवी या वेब सीरीज पर देखना चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। जिस मूवी पर सबसे ज्यादा कमेंट होंगे हम वो मूवी एक्सप्लेन कर देंगे।